जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आप सभी को NCERT का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जिसमें क्लास 6 से क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट के हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग अभी मैंने पॉलिटी से की थी, क्योंकि पॉलिटी का थ्योरी चीज़ मैंने पढ़ा चुका हूँ। पॉलिटी की क्लासेस क्लास 6 to 12 के थ्योरी वाइज हो चुके हैं, तो इसमें मैं NCERT करा रहा था और अभी हम क्लास 11th कर रहे हैं। और इससे पहले की क्लासेस में क्लास 6 to 10th हो चुका है NCERT पॉलिटी का, तो आप उस सबको देख लीजिएगा। मेरे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने। चलिए आज की क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे। भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य हैं वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे। क्या ये कथन सही है? तो हमारी जो संविधान सभा थी उसके जो सदस्य थे वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। क्या नहीं चुने गए थे? तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों की संख्या 28 था, तो ये कथन आपका सही है कि वह 28 था। और भारतीय संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, ये बात भी सही है। तो पूछा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का वह कौन सा महत्वपूर्ण प्रावधान है जिससे संविधान सभा में बिना किसी वाद विवाद के सर्वसम्मति से पारित किया गया था? तो वह कौन सा महत्वपूर्ण प्रावधान था जिसमें किसी भी वाद विवाद नहीं हुई और डायरेक्ट वह पारित हो गया? तो ऐसा कौन सा हो सकता है? तो ये था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित प्रावधान। ठीक है, यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था, जिसका अर्थ होता है धर्म, जाति, शिक्षा, एजुकेशन, लिंग, आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार देना। और इस पे सदस्यों ने बिना वाद विवाद किए इसको पारित कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप हमने किस देश से लिया है? अर्ध संघात्मक सरकार का मतलब होता है सशक्त केंद्रीय सरकार, मतलब केंद्र सरकार सशक्त होना। ठीक है, तो ये हमने लिया था आपका कनाडा से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ सूची दिया हुआ है देश के संविधान का, और सूची 2 में भारतीय संविधान में कुछ शामिल तत्व हैं। आपको बताना है कि हमने कौन सी चीज़ को किस संविधान से लिया है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं सबसे पहले फ्रांस की। तो फ्रांस से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं? तो फ्रांस से हमने लिया है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। क्लियर? ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? कानून निर्माण की विधि। ब्रिटेन से हमने कानून निर्माण की विधि ली है। बाकी ब्रिटेन से हमने सरकार का संसदीय रूप भी लिया है। तो पहले ब्रिटेन का मैं कुछ लिख देता हूँ। संसदीय स्वरूप ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। कानून निर्माण की विधि ये मैंने लिखवा दिया। फिर विधायिका के अध्यक्ष का पद, विधायिका के अध्यक्ष का जो पद है ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, और सार्वजनिक मत के अधिकार से चुनाव का जीत का फैसला करना ये भी हमने यहीं से लिया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत
ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तो मैंने ब्रिटेन का सारी चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता दी, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर रहें। बात करते हैं तीसरा, अमेरिका के संविधान से हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है। तो अमेरिका के संविधान से हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और क्या लिया है हमने अमेरिका से, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की सूची और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्ति, ये सब हमने अमेरिका से लिया है। बात करें अगर हम आयरलैंड की, तो आयरलैंड से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। क्लियर? थोड़ा सा ऐसे जूम आउट कर दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है। तो भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है। अभी मैंने आपको ब्रिटिश संविधान के बारे में बताई थी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ वहाँ से नहीं ली गई हैं। तो सार्वजनिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, ये लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद, उनकी भूमिका, ये भी लिया गया है। सरकार का संसदीय स्वरूप, ये भी लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये हमने लिया है कहाँ से, कनाडा से। ठीक है, कहाँ से लिया है, कनाडा से। ठीक है, बाकी एक बार फिर से मैं ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया है मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहला है सार्वधानिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सार्वधानिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, ये सब ब्रिटिश संविधान से हमने लिया है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह जो कथन है उपयुक्त भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये आपका अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 से ये संबंधित है, जीवन या दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जा सकता, यह निम्नलिखित में से किस आधार पर है। तो ये देखिए, ये राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म और अबाध रूप से बनाने में, मतलब उनके आचरण करने में, प्रसार करने का समान हक है। अगर धार्मिक स्वतंत्रता पर हम कुछ प्रतिबंधित भी है तो लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, वरना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को देखते हुए न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। तो न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। तो परमादेश या एक आदेश है तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को ये लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून, अपने संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है और उससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसे हम परमादेश कहते हैं। तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया, किसके खिलाफ जारी होता है, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि वह अपना दायित्व नहीं निभा रहा है और उसके चलते किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से बाहर निकालकर संविधान में कहाँ प्रतिपादित किया गया था। तो आप सभी को पता है 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी।
1978 में जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी ने 44वें संविधान संशोधन, मैं यहाँ पे अच्छा लिख दे रहा हूँ, संविधान संशोधन 1978 जनता पार्टी की सरकार थी। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की सूची से निकालकर संविधान के अनुच्छेद 300 क मतलब ए के अंतर्गत एक सामान्य कानूनी अधिकार दे दिया गया। याद रखिएगा, 1978 जनता पार्टी की सरकार 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकार से निकालकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक समान कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के भारत के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले की रचनाओं में हमें यह विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता एवं समानता दोनों निहित है। ज्योतिबाई फुले किस राज्य से संबंधित थे? तो यहाँ बात हो रही है ज्योतिबाई फुले की। ठीक है, तो ज्योतिबाई फुले जी ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते थे और ये महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1827 से 1890 इनका काल है और इनकी रचनाएं हमें सर्वप्रथम यह विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों की स्वतंत्रता एवं समानता दोनों ही निहित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह विचार और स्पष्ट हुआ और संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। हमारे संविधान में लंबी परंपरा को मौलिक अधिकारों की सूची के रूप में देखा जा सकता है और 1950 की न्यायपालिका के अधिकारों के महत्वपूर्ण संरक्षण की भूमिका में भी इनकी भूमिका निभाई है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र, ज्योतिबाई फुले। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है? तो मानवाधिकार से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करना। तो मानवाधिकार से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करना ये तो पहला ही कार्य इनका नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कार्य किसका है? ये कार्य है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकार से संबंध में ज्ञान और जो व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। तो अगर आपको मानवाधिकार से संबंधित मामलों का जांच कराना है, संबंधित मामलों की जांच करता है, ये सही है। जेल में बंदियों की स्थिति पर ध्यान रखता है, ये भी सही है। मानवाधिकार के क्षेत्र में हुए शोध को प्रकाशित करता है, ये 3 कथन आपके करेक्ट हैं। इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो मुकदमों की सुनवाई करना। तो मानवाधिकार का उल्लंघन की शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें सुनवाई नहीं कर सकता। सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मानवाधिकार से संबंधित कुछ लोग और 2 और सदस्य होते हैं, तो वही सुनवाई करेंगे। अगला हमारा कथन है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ओके, संविधान निर्माता का मानना था कि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी और वह उसे गंभीरता से ले। तो देखिए, बात तो ये सही है कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है, ये कथन सही है। संविधान निर्माताओं का ये भी मानना था कि नीति निर्देशक तत्व के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी और वह उसे गंभीरता से ले। ये दोनों कथन सही है, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये किसी और चीज़ की बात कर रहा है, ये भी किसी और चीज़ की बात कर रहा है। यहाँ पे निर्देशक तत्व वाद, यहाँ वाद की बात कर रहा है, एक मिनट, यहाँ पे वाद की बात कर रहा है और यहाँ पे बोल रहा है कि इसे गंभीरता से ही ले, इसीलिए ऐसा की, मतलब निर्माताओं का ये मानना था। यहाँ निर्माता और यहाँ वाद विवाद, तो दोनों अलग हैं लेकिन कथन सही हैं। किस देश के संसद या विधायिका को नेशेट के नाम से जाना जाता है? तो नेशेट के नाम से आपका जाना जाता है इजराइल।
और यहाँ पे चुनाव हर 4 वर्ष पे होता है। ठीक है, हर 4 वर्ष पे चुनाव होता है यहाँ पर। नेसेट याद रखिएगा, इजराइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ कथनों पे विचार करना है और इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो चलिए पहला कथन पढ़ते हैं पहले। इसके एक मिनट, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से संबंधित कुछ कथन है, उस पर विचार कीजिए। अच्छा ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके अंतर्गत पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। सही है। समानुपातिक पार्टी प्रतिनिधित्व 2 प्रकार के होते हैं। कुछ देश जैसे इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश में एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में जो प्राप्त वोट होते हैं उसके अनुपात पे सीट दे दी जाती है। और दूसरा तरीका है जैसे अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखा गया है, वहाँ पर पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों को की एक सूची जारी करती है, उतने ही नाम देती है जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। ठीक, तो 2 तरह के होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अंतर्गत पूरे देश में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक पार्टी निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रतिनिधित्व की एक सूची जारी करती है और उतने ही जारी करती है जितना ही है। तो ये दोनों कथन आपका सही है। देखिए, मैंने आपको 2 तरीके बताए, फिर से सुनिएगा। समानुपातिक प्रतिनिधित्व 2 प्रकार के होते हैं। एक जो इजराइल और नीदरलैंड में है, जहां पे पूरे देश में एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त जो वोट होते हैं उसके अनुपात पे सीटें दे दी जाती हैं। दूसरा तरीका क्या है, अर्जेंटीना और पुर्तगाल, वहां पे क्या है, पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है। तो देखिए, जो पहला कथन है आपका, ये कथन, ये जो पहला वाला है ये है आपका इजराइल और नीदरलैंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3। और ये जो दूसरा कथन है आपका, ये आपका अर्जेंटीना और पुर्तगाल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों कथन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के चुनाव आयोग के अंतर्गत नहीं आता है। भारत के चुनाव आयोग के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है। तो भारत के चुनाव आयोग के अंतर्गत पंचायतों का जो चुनाव है वह नहीं आता है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324 निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची तैयार करने और चुनाव के संरक्षण का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। अब भारत में ये सब देखो, ये भारत के चुनाव आयोग के बारे में बात हो रहा है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 324 है, ये निर्वाचन के मतदाता की सूची तैयार करने, आचार संहिता लगाने, मतदान केंद्रों का स्थापना करना, उनका संचालन करना, नियंत्रण करना, ये सब अधिकार स्वतंत्र रूप से देता है। ठीक है, लेकिन भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जो इन सब चुनाव की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, तो पंचायत चुनाव राज्य सरकार के अंडर आता है, वो भारत की चुनाव आयोग नहीं देखती है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सामान्य रूप से कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है। तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त होते हैं उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा देते हैं और उन्हें उनकी जो सुरक्षा होती है वो कितनी होती है, 6 वर्ष होती है, 65 वर्ष की आयु तक। तो ये दोनों तो कट गए आपके, जो बाद में हो नहीं, जो पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले आ जाए वह उनका हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भारत की चुनाव प्रणाली के संदर्भ में कौन सा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो निर्वाचन क्षेत्र कौन से आरक्षित होंगे ये कौन तय करता है, ये
किस आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि कौन सा क्षेत्र आपका आरक्षित होगा? तो ये काम करती है आपकी परिसीमन आयोग। यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था के द्वारा लिया जाता है जिसे हम परिसीमन आयोग कहते हैं। परिसीमन आयोग को राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं और यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उपयुक्त शब्द के आधार पर कीजिए। जापान में व्यवस्था है कि जिसे देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। यहाँ पे बोल रहा है जापान में कौन सी व्यवस्था है? तो जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। राजा जापान में संसदीय व्यवस्था है, तो ये दोनों तो घट गए। जापान में संसदीय व्यवस्था है और यहाँ पर जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, पद से हटाया नहीं जा सकता क्योंकि वो संसद के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश की और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, तो ये हो जाएगा संसदीय और राजा। ठीक है, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, अब आपके मन में डाउट आया होगा कि राजा क्यों होगा, राष्ट्रपति भी तो हो सकता है। देखिए, आपके एनसीईआरटी के क्लास 11th का चैप्टर 4 में ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो आप उसे जाके पढ़िए, वहाँ पर इसी चीज़ के बारे में बात की गई है। इसीलिए मैंने आंसर ये दिया और नहीं दिया, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलूँगा। एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को हम क्या कहते हैं? इसे हम अध्यात्मक कहते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है या अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, ये चीज़ आप मुझे थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए। बाकी वह विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। तो व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को हम अध्यात्मक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद संघ और राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्य विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? जो 91 संविधान संशोधन आपका आया था, कब आया था? 2003 में। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया था। इससे पहले होता क्या था कि जो मंत्रिपरिषद का आकार था वह समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था 2003 से पहले, लेकिन ऐसे मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था और इसके अतिरिक्त कुछ दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता था। तब संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश की जाती थी और मंत्रिपरिषद का सदस्य कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने क्या किया कि राज्यों संविधान ने संशोधन करके ये व्यवस्था की कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्यों की संख्या है वह लोकसभा या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, 15% से ज़्यादा नहीं होगा। भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच सेतु निर्मित करने का काम कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में तो ये कार्य कौन करता है? तो प्रधानमंत्री एक तरफ से मंत्रिपरिषद और दूसरी तरफ से राष्ट्रपति की ओर संसद के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। भारतीय विदेश सेवा IFS किस श्रेणी
कोटि की सेवा के अंतर्गत आती है? तो आप सभी को पता है कि IFS जो सेवा होती है ये आपकी केंद्रीय सेवा होती है। कैसी सेवा है? IFS केंद्रीय सेवा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर सेवा तो ये अखिल भारतीय सेवा होनी चाहिए थी। तो एक चीज़ बताता हूँ मैं, केंद्र सरकार के द्वारा जो सिविल सेवाओं का वर्गीकरण किया गया, आपने सुना होगा सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन होता है उसमें जो अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय जो सेवा है इसके अंदर आपका प्रशासनिक सेवा आती है, प्रशासनिक सेवा, और दूसरा पुलिस सेवा। ठीक, अखिल भारतीय सेवा के अंदर प्रशासनिक सेवा आती है और भारतीय पुलिस सेवा। केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आपका IFS आता है और दूसरा आता है आपका राजस्व सेवा, राजस्व सेवा। ठीक है, IFS भारतीय विदेश सेवा और भारतीय राजस्व सेवा और प्रांतीय सिविल सेवा, ये सब आपका केंद्रीय के अंदर आता है। और प्रांतीय सेवा की बात करें, प्रांतीय सेवा की, तो इसके अंदर आता है आपका प्रांतीय सिविल सेवा, प्रांतीय सिविल सर्विस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। IFS केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आता है। संसदीय कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है? संसदीय कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है? संसदीय कार्यपालिका का तात्पर्य होता है ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। तो संसद के कार्यपालिका का तात्पर्य है ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत पर समर्थन या उस पर निर्भर हो, संवेदनशील और उत्तरदायित्व हो। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरे विकल्प अध्यात्मक सरकार का था, तो ये इसका मेन दायित्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ का कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में किन में निहित की गई है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह वास्तविक रूप में किन में निर्मित की गई है? तो ये किस में निर्मित की गई है? मंत्री परिषद में। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, पर वास्तविक रूप से जो नेतृत्व होता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा जब मंत्रिपरिषद होती है उनके माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुना जाता है और राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था, आंसर मैंने बता दिया। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 91 संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अभी जस्ट मैंने पहले आपको बताया था कि 2003 में संविधान के 91 संविधान संशोधन के पहले मंत्रिपरिषद का जो आकार था वो समय की मांग और परिस्थितियों के हिसाब से बढ़ता था, लेकिन उसको कम कर दिया गया। और कितना कर दिया गया था? 15% कर दिया था कि 15% ही ये रख सकते हैं। चलिए, आज की क्लास आपकी ओवर हो गई। बाकी अगर आपको क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इसको शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके क्लासेस की अपडेट हमेशा मिलती रहे। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है या आप चाहते हैं कि मैं कुछ और कोर्स लाऊं आपके लिए या कुछ और चीज़ें करूं, तो आप मुझे खुलकर कमेंट कीजिए। मैं आपकी बात को मानूंगा और उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।